बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 37 से करेंगे। आर्टिकल 37 डील करता है कन्फेशन को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37, इफ़ द कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द कन्फेशन हैज़ बिन obtained फ्रॉम द accused बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और सम प्रॉमिस, तो इन तीन में से किसी एक चीज़ की बुनियाद पर या एक से ज़्यादा चीज़ों की बुनियाद पर अगर मुलज़म से कोर्ट की ओपिनियन में कन्फेशन हासिल किया गया है और जिस शख्स ने कन्फेशन हासिल किया है ही हैज़ सम अथॉरिटी ओवर द एक्यूज्ड, और उसके पास मुलज़म के ऊपर एक अथॉरिटी है कि वो इस पोजीशन में है कि मुलज़म से कन्फेशन हासिल कर सके, और मुलज़म के पास कोर्ट की नज़र में एक माकूल वजूहात मौजूद थी उसके वादे इस चीज़ को यकीन करने पे, इसको बिलीव करने पे कि अगर मुलज़म इस शख्स के सामने अपना एतराफ़ जुर्म कर लेगा तो इस एतराफ़ जुर्म करने के नतीजे में कोर्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से जो उसके ख़िलाफ़ चार्ज है उसके रेफरेंस से मुलज़म को कोई एडवांटेज हासिल हो जाएगा या कोई दुनियावी नुकसान से वो बच जाएगा। अगर कोर्ट ये बिलीव करती है, कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन कि अगर मुलज़म से जो कन्फेशन हासिल किया गया है वो किसी थ्रेट की या इंड्यूसमेंट की या प्रॉमिस की बेस पे हासिल किया गया और हासिल करने वाला शख्स मुलज़म के ऊपर अथॉरिटी रखता था और मुलज़म के पास एक वाज़े माकूल वजूहात मौजूद थी इस बात को यकीन करने की कि कन्फेशन करने से उसके ख़िलाफ़ जो चार्ज है उसके कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके हवाले से मुलज़म को या तो कोई फ़ायदा हासिल होगा या वो किसी दुनियावी नुकसान से बच जाएगा, तो वो कन्फेशन इर्रेलेवेंट है, वो कोर्ट में मुलज़म के ख़िलाफ़ प्रूव नहीं किया जा सकता। कोर्ट उस कन्फेशन की बुनियाद पे मुलज़म को सज़ा नहीं सुनाएगी। अब हम इस आर्टिकल को पढ़ के देख लेते हैं। A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceedings if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference to the charge against the accused person। जो थ्रेट है, जो इंड्यूसमेंट है या जो प्रॉमिस है वो उस चार्ज से मुलज़म के खिलाफ जो इल्ज़ाम है उससे रिलेटेड है। प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, और वो ऐसा शख्स मुलज़म से कन्फेशन ले रहा है जिसको मुलज़म के ऊपर अथॉरिटी हासिल है। एंड सफिशेंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू गिव द अक्यूज पर्सन ग्राउंड्स, और ये जो थ्रेट है या इंड्यूसमेंट है ये मुलज़म को एक ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है कोर्ट की ओपिनियन में, ये कब माकूल वजूहात मुहैया करता है which would appear him to reasonable to for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him। तो अगर मुलज़म समझता है कि ये कन्फेशन करने से वो किसी मुसीबत से बच जाएगा या उसको कोई एडवांटेज मिल जाएगा तो ये कन्फेशन इर्रेलेवेंट होगा, इट कैन नॉट बी प्रूफ इन द कोर्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। इसके बाद आर्टिकल 38 है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अगर मुलज़म से अतराफ़ जुर्म कन्फेशन पुलिस ऑफिसर ने हासिल किया है तो वो इर्रेलेवेंट है, वो कोर्ट में प्रूफ नहीं किया जा सकता। उसकी रीज़न क्या है कि पुलिस के सामने कन्फेशन को क्यों कोर्ट तस्लीम नहीं करती, इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद होता है कि मुलज़म ने वो जो कन्फेशन है वो पुलिस के खौफ से, डर से दिया हो। कन्फेशन के लिए वॉलंटरी होना बेसिक कंडीशन है कि मुलज़म जो कन्फेशन करे वो वॉलंटरीली हो, वो किसी खौफ के तहत, किसी दबाव के तहत या किसी लालच के तहत नहीं होना चाहिए। और पुलिस की मौजूदगी में जो कन्फेशन होता है उसके बारे में प्रिजम्पशन प्रमा फशाई यही होती है कि ये किसी थ्रेट की बुनियाद पे हासिल किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 39 वो भी सिमिलर है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। आर्टिकल 39 पढ़ने के बाद मैं इन दोनों में फ़र्क भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिकल 39 कहता है कन्फेशन बाय अक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। अगर मुलज़म ने कन्फेशन पुलिस की कस्टडी में जब था उस वक्त किया तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। दैट इज़ नॉट अ वैलिड कन्फेशन। उस कन्फेशन की बुनियाद पे मुलज़म को सज़ा बिल्कुल भी नहीं सुनाई जा सकती। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 10, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल्स्ट ही इज इन द कस्टडी ऑफ a police officer unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall be proved against such person। तो कन्फेशन मुलज़म के ख़िलाफ़ अंडर पुलिस कस्टडी उस वक्त वैलिड होगा जब वो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करेगा। अगर वो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ,
वाइल ही वाज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, तो फिर वो एडमिसिबल नहीं है। अब आर्टिकल 38 और 39 में क्या फ़र्क है? आर्टिकल 38 में था कि कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर। फॉर एग्जांपल, अगर एक मुलजम के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई, उसने बेल करवा ली। अब बेल करवाने के बाद वो पुलिस के पास जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उस वक्त ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वाइल ही वाज ऑन बेल उसने पुलिस के सामने कोई कन्फेशन किया, दैट विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। ये आर्टिकल 38 के तहत एक सिचुएशन हो गई। आर्टिकल 39 में यह है कि अगर मुलजम फिजिकल रिमांड पे है, पुलिस की कस्टडी में है, और ड्यूरिंग दैट कस्टडी उसने अगर पुलिस के सामने कन्फेशन किया, दैट विल नॉट बी एडमिसिबल। लेकिन अगर ड्यूरिंग फिजिकल रिमांड पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और मजिस्ट्रेट मुलजम से कन्फेशन रिकॉर्ड करता है अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी, आप पढ़ेंगे उसमें मुकम्मल प्रोसीजर लिखा गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट पहले एक तो यह है कि तमाम पुलिस वालों को बाहर निकाल देगा। वो उसको मुलजम को बिल्कुल रिलैक्स माहौल में उसको पहले एक्सप्लेन करेगा कि उस पर कोई दबाव नहीं है, कोई जबर नहीं है। उससे पूछेगा कि उस पर कोई पुलिस की तरफ से थ्रेट तो नहीं है, क्या वो ये कन्फेशन अपनी आज़ाद रजामंदी से दे रहा है। पहले वो मजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि इस वक्त मुलजम पे किसी किस्म का कोई दबाव, कोई परेशानी, कोई लालच, कोई जबर नहीं है। उसके बाद वो मुलजम का कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा और अंडर उसके एंड पे वो अपना सर्टिफिकेट भी देगा कि ये उसने खुद रिकॉर्ड किया है और मुलजम को उसने ये क्लियर वेरीफाई किया है, ही सेटिस्फाइड कि मुलजम पे कोई प्रेशर नहीं है इस कन्फेशन को रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी कन्फेशन उसी सूरत में वैलिड होगा जब वो एक मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होगा अंडर सेक्शन 164 CRPC। Explanation: in this article, magistrate does not include the head of a village discharging magisterial function। तो ये एक्सप्लेन किया गया कि मजिस्ट्रेट का ये मतलब क्या है। मजिस्ट्रेट का मतलब है कि जो शख्स अंडर CRPC मजिस्टेरियल ड्यूटीज़ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत वो परफॉर्म कर रहा है। एक विलेज हेडमैन जिसको मजिस्ट्रेट के तौर पे जो काम कर रहा है, मजिस्टेरियल फंक्शन को कर रहा है, तो वो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मजिस्ट्रेट। इसके बाद आर्टिकल 40 आ जाता है, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। अब ये एक एक्सेप्शन है पिछले प्रोविजंस की। हमने कहा था कि पुलिस के सामने मुलजम का जो कन्फेशन है दैट इज़ नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। लेकिन अगर मुलजम वाइल इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, जो एक्यूज्ड, वो कोई इन्फॉर्मेशन देता है पुलिस को, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे पुलिस कोई फैक्ट डिस्कवर करती है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ये फैक्ट कैसे डिस्कवर हुआ, इट वाज डिस्कवर्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्यूज्ड, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो मुलजम की दी गई इंफॉर्मेशन कोर्ट में प्रूव की जा सकती है। दैट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ कन्फेशन, क्योंकि वो मुलजम खुद बता रहा है। फॉर एग्जांपल, एक मुलजम ने मर्डर किया या डकैती की, मर्डर या डकैती में जो असला, जो गन इस्तेमाल हुई, वो अब मुलजम ने कहीं छुपाई हुई है। अब ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी मुलजम पुलिस के सामने ये चीज़ एडमिट कर लेता है कि उसने फलानी जगह पे वो चीज़ छुपाई हुई है। अब मुलजम की निशानदेही पे पुलिस जाके वहाँ से गांव की मौजूदगी में वो असला, वो गन रिकवर कर लेती है। तो अब ये जो फैक्ट डिस्कवर हुआ, जो वेपन ऑफ द ऑफेंस जो रिकवर हुआ, दैट वाज डिस्कवर्ड ऑन द पॉइंटेशन ऑफ द एक्यूज्ड। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मुलजम ने पुलिस की कस्टडी में दी थी, ये एक इट्स अ पार्ट ऑफ कन्फेशन, ये उसके खिलाफ कोर्ट में प्रूव की जा सकती है। अदरवाइज कन्फेशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। नेक्स्ट है आर्टिकल 41, confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant। अब हमने आर्टिकल 37 में पढ़ा था कि इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कन्फेशन हैज बीन काज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सम थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस, दैट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। लेकिन अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई होती है कि द कन्फेशन विच वाज गिवन बाय द अक्यूज्ड, विच वाज मेड बाय द अक्यूज्ड, दैट वाज after removal of the impression of threat or promise or inducement, then the confession will be valid। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मुलजम को पुलिस की कस्टडी में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को वो बाहर निकाल के पहले मुलजम से पूछेगा कि क्या उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, कोई पुलिस ने आपको टार्चर तो नहीं किया, पुलिस ने आपको मजबूर तो नहीं किया ये कन्फेशन करने के लिए। व्हेन इज सेटिस्फाइड दैट इफ देयर वाज एनी इंड्यूसमेंट और थ्रेट और प्रेशर और सम प्रॉमिस दैट हैज बीन रिमूव्ड, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट इम्प्रेशन वो मजिस्ट्रेट उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है, तो फिर ये कन्फेशन वैलिड होगा। इसके बाद आर्टिकल 42 है,
कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इरेलीवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। हाँ, अगर मुलजम से कन्फेशन लिया गया इस बुनियाद पे कि वो अगर कन्फेशन कर लेता है कि इट विल बी केप्ट सीक्रेट, तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि सीक्रेसी के वादे पे उससे कन्फेशन ले लिया गया तो ये इररेलेवेंट नहीं होगा। इसमें बाकी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस अदरवाइज नहीं होने चाहिए। ओनली दिस प्रॉमिस कि इसको सीक्रेट रखा जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। सिर्फ इस बुनियाद पे अगर उसने मुलजम ने कन्फेशन कर लिया तो दैट विल बी रेलिवेंट इन द कोर्ट। इफ़ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट, इट मीन्स कि उसमें बाकी जो एलिमेंट्स हैं कि कस्टडी ऑफ पुलिस या थ्रेट या इंड्यूसमेंट, वो सारे एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं। It does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused। अब deception practiced on the accused इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि अगर एक केस में दो मुलजम हैं, पुलिस के पास कस्टडी में हैं, पुलिस एक मुलजम को कहती है कि दूसरे मुलजम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, उसने तमाम वाक़यात सच सच बता दिए हैं, अब तुम भी सच बता दो। अब जब मुलजम ये सोचता है कि मेरे पार्टनर ने, मेरे को एक्यूज़ ने सारी बात बता दिया, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो भी सारी बात पुलिस को बता देता है और पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है, वो कन्फेशन कर लेता है। तो अब ये कन्फेशन जो है ये एक डिसेप्शन के ज़रिए उससे हासिल किया गया। तो सिर्फ इस बेस पे कि ये डिसेप्शन प्रैक्टिस किया गया उस कन्फेशन को हासिल करने के लिए, तो ये कन्फेशन इररेलेवेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इट और व्हेन ही वाज ड्रंक, या अगर उसने नशे की हालत में इतराफ़ जुर्म किया तो फिर भी ये इररेलेवेंट नहीं होगा। और बिकॉज इट वाज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड वट एवर मे have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him। अब अगर मुलजम से कुछ पुलिस सवालात कर रही है और मुलजम वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो बाउंड नहीं है उन सवालात का जवाब देने का, या मजिस्ट्रेट जो उससे सवालात करता है कन्फेशन के दौरान, ही इज़ नॉट बाउंड टू गिव आंसर टू दोज क्वेश्चंस, लेकिन वो आंसर दे देता है, तो आफ्टरवर्ड्स ही कैन नॉट टेक दिस प्ली कि मैं चूँकि ये सवालात जवाब देने का पाबंद नहीं था तो ये रेलिवेंट नहीं है। नो, जब उसने जवाब दे दिए तो फिर वो कन्फेशन रेलिवेंट हो जाएगा। या अगर उसको पहले वार नहीं किया गया कि जो सवालात उससे पूछे जा रहे हैं, जो ये बयान वो रिकॉर्ड करवा रहा है, दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल, तो अगर उसको डिस्क्लोज नहीं भी की गई ये फैक्ट, तो फिर भी अगर उसने कन्फेशन कर लिया तो दैट विल बी रेलिवेंट। सिर्फ इस ग्राउंड पे वो इररेलेवेंट नहीं होगा। हाँ, इसमें ये एक्सेप्शन है कि इस आर्टिकल की प्रोविजंस हदूद लाज के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। अगर हदूद ऑफेंस के तहत अगर मुलजम उसमें कोई कन्फेशन कर रहा है और उसमें कोई डिसेप्शन प्रैक्टिस किया गया है या तो सीक्रेसी का वादा किया, तो वहाँ पे ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। बाकी तमाम क्रिमिनल केसेस के ऊपर ये आर्टिकल अप्लाई होगा। आर्टिकल 43 है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। अब ऐसे केस में जहाँ पे एक से ज़्यादा मुलजम है और एक मुलजम अगर कन्फेशन कर लेता है तो उसके खिलाफ वो उसका कन्फेशन, इफ़ दैट इज़ रेलिवेंट कन्फेशन अगेंस्ट द प्रीसीडिंग आर्टिकल्स, तो वो कन्फेशन उसके खिलाफ एक प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा और उसको ऑन द बेसिस ऑफ सोल कन्फेशन उसको कन्विक्शन दी जा सकती है, सजा सुनाई जा सकती है। अब इस कन्फेशन की क्या रेलेवेंसी होगी अगेंस्ट द अदर एक्यूज? तो जिस मुलजम ने कन्फेशन किया उसके खिलाफ तो ये प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन उसके को एक्यूज के खिलाफ ये प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी, ये रेलेवेंट होगा। कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन, कोर्ट इसको देख सकती है एज अ corroborative एविडेंस, इसके को एक्यूज के खिलाफ ये कन्फेशन यूज हो सकता है बट नॉट एज अ प्राइमरी एविडेंस। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इन आर्टिकल्स को अच्छी तरह पढ़ें, लेक्चर को सुने। अगर कोई बात समझ ना आए तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।